हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे विकास, एवोल्यूशन, आखिरकार जीवों का विकास कैसे हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था डार्विन। डार्विन की एक जहाज़ थी, उस जहाज़ का क्या नाम था? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हम लोग देख रहे थे जीवों का विकास कैसे हो रहा था। आज का हमारा टॉपिक है जाति उद्भव। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया फिंचेस के बारे में, है ना। फिंच रहती हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में भृंग, है ना। जाति उद्भव का मतलब क्या होता है? जाति उद्भव देखना यानी कि कोई पुरानी जाति है ना। जाति को स्पेसीज के नाम से जानते हैं, स्पेसीज इंग्लिश में बोलते हैं। कोई पुरानी जाति है, उससे एक नई जाति का निर्माण हो जाता है, नई जाति का विकास हो जाता है। एक चीज समझना, जैसे देखो, जैसे हमारे पास ये है भृंग। क्या है? भृंग। चार भृंग थे। कितने भृंग थे? बिल्कुल सिंपल है, चार भृंग हैं, है ना। इन भृंगों से इस भृंग का निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण हुआ है। तो ये पूरे सोसाइटी, ये क्या है? ये एक प्रकार की समष्टि है जहां पर भृंग निवास कर रहे हैं। देखना, समष्टि है। फिर ये समष्टि क्या की? बहुत ढेर सारी मात्रा में विस्तार की, बड़ी हो गई। झाड़ियों में भृंग रहते थे, झाड़ियां और बड़ी हुई, तो झाड़ियां यहां तक पहुंच गई, भृंग यहां भी रहने लगे, ठीक है, रहने लगे। यहां भी रह रहे थे, यहां भी रह रहे थे, हर जगह भृंग रहने लगे, पूरे पूरे बोर्ड पे भृंग रहने लगे। समझना जाति उद्भव कैसे होता है। फिर क्या हुआ? ये जो भृंग था, इसकी समष्टि क्या हो गई? बहुत बड़ी समष्टि हो गई। अब देखने को क्या मिला कि इसी जहां से समष्टि बढ़ रही थी, सभी भृंग आपस में थे, उसी के बीच से एक नदी चली गई। ये देखो, ये नदी चली गई। अब नदी चली गई तो क्या हुआ? जब इधर नदी जा रही थी तो इधर के जो भृंग थे वो नीले वाले भृंग हो गए थे। कौन से? नीले वाले, क्योंकि हमारे पास दो भृंग थे, नीले और काले, है ना। तो ये नीलकवा भृंग था, कुछ दिन बाद ये मर गया नदी के बाद। ये लाखों वर्ष में होता है, ठीक है, बहुत समय लगता है क्रमिक परिवर्तन में, है ना। तो जब इधर काले वाले, इधर नीले वाले, तो वही करीब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल ऐसे रहे, दोनों अलग अलग खा पी रहे थे, वो उधर खा पी रहे थे इधर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? देखो, नई जाति का उद्भव कैसे हुआ। ये भी भृंग है, वो भी भृंग है ना। अभी दोनों भृंग की जाति के हैं, लेकिन जब लाखों साल बाद इस भृंग को और इस भृंग को आपस में मिलाया जाए, है ना, ये भृंग मान लेते हैं नर है और ये भृंग मान लेते हैं मादा है, इस भृंग को मिलाया जाए, अगर दोनों के बीच जनन नहीं होता, नहीं होता, तो समझ लेना कि नई जाति का उद्भव हो गया है ना। किसका? तो नई जाति का उद्भव हो गया है, नई जाति का विकास हो गया है। समझो, यही होता है जाति उद्भव, नई जाति का विकास हो गया है ये। अगर नई जाति का विकास ना होता तो ये भृंग जो नर थी, वो मादा उधर जो था, दोनों आपस में प्रजनन कर लेते, आपस में प्रजनन करके एक नया भृंग बना लेते, वो भी प्रजनन करता, है ना, वो भी प्रजनन कर लेता। जाति क्या होती है? देखो, स्पीसीज क्या होती है, जाति किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ मिल करके संतान उत्पन्न करते हैं। बोल देते हैं कि ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ मिल करके संतान उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न संतान जनन करने योग्य होती है ना। जाति क्या होती है? लिख लो कि ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न संतान जनन करने के योग्य होती है, जाति कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। जैसे नर व मादा जब जनन करते हैं तो या तो नर पैदा होगा या तो मादा, फिर ये भी जनन करने योग्य होगा, है ना। जैसे गधा और गधा, मतलब गधे की समुदाय के नर गधा, मादा गधा, दोनों जनन करेगी, फिर एक गधा पैदा होगा, वो भी जनन करेगा। घोड़ा घोड़ी, दोनों लोग क्या करेंगे? जनन करेंगे। एक घोड़वा और पैदा होगा, वो भी जनन करेगा। लेकिन देखो, घोड़ा गधा जब जनन करेंगे तो खच्चर पैदा होगा, जिसको म्यूल बोलते हैं। लेकिन ये खच्चर ना जनन करने योग्य नहीं होता, तो हम नहीं कहते कि ये एक प्रकार की जाति है, एक समान जाति है। तो देखो, अगर पूछा जाए जनन किसमें होता है, जनन, तो जनन समान जातियों में होता है ना। जनन किसमें होता है? तो जनन
समान जाति में होता है। जैसे ये भृंग थे, ये भी भृंग थे, दोनों आपस में जनन कर रहे थे, लेकिन कई सालों बाद इस भृंग में कुछ परिवर्तन हुआ, भौगोलिक परिवर्तन, जैसे नदी आ गई, मान लेते हैं यहाँ पे भूकंप आ गया था, ये दोनों भृंग अलग अलग हो गए, कई सालों तक अलग अलग रहे। फिर बाद में जब ये बहुत दिनों बाद आपस में मिले तो ये आपस में जनन कर ही नहीं पा रहे हैं, नर और मादा आकर्षित ही नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं कि भैया एक नई जाति का विकास हो गया है। इसका हो गया है, नई जाति का विकास हो गया है। सबसे पहले जब जाति उद्भव में देखो, सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? सबसे पहले डार्विन का नियम। बताइए, प्राकृतिक चयन पढ़ा ना? प्राकृतिक चयन, जब कौवा आता है फिंचों को खा लेता है, लाल फिंचों को खा लेता है, हरी फिंचें बची रहती हैं, तो लाल फिंचों की जाति खत्म हो गई, हरी फिंचों की जाति बची रह गई। भैया बता देना। सेकंड पॉइंट क्या था? प्राकृतिक चयन के बाद, प्राकृतिक चयन के बाद हमने पढ़ा आनुवांशिक विचलन हुआ। क्या हुआ? आनुवांशिक विचलन हुआ। देखो, इनसे नई जातियां बन रही हैं, प्राकृतिक चयन से, आनुवांशिक विचलन से एक नई जाति बन गई। आनुवांशिक विचलन हुआ, नीली जाति बन गई, है ना, नीली फिंच बन गई। पहले लाल फिंच थी, लाल फिंच से आनुवांशिक विचलन हुआ, नीली फिंचें बन गई। एक दिन क्या हुआ, जंगल में हाथी आता है और लाल फिंचों पर वो पैर रख के मार डालता है, तो सारी फिंचें कौन सी बची? नीली फिंचें बची, है ना। इसको भृंग बोलते हैं, ठीक है, नीले भृंग बचे। और जब नीले भृंग बचे तो आगे अपना वो भी काम कर रहे हैं, वो नीली जाति उत्पन्न हो गई वहां से। अब तीसरा पॉइंट क्या है जाति उद्भव का? वो होता है भौगोलिक परिवर्तन। भौगोलिक परिवर्तन से भी नई जाति का उद्भव हो जाता है, ठीक है, नई जाति का विकास हो जाता है। तो जाति उद्भव में आप एक डिफिनीशन लिखेंगे, और वो डिफिनीशन आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि एक ही स्पीशीज से जब दो नए स्पीशीज का निर्माण होता है, किससे? एक ही स्पीशीज से जब दो नए स्पीशीज का निर्माण होता है और दोनों स्पीशीज में आपस में प्रजनन नहीं होता है, तो यही जाति उद्भव कहलाता है ना। देखो, ये एक स्पीशीज थी, एक स्पीशीज से दो नए स्पीशीज का निर्माण हो रहा है, ये एक थी ना, इसी से तो इन दोनों का निर्माण हुआ है, इसका ये एक ही स्पीशीज है ना, भृंग थी। जब एक स्पीशीज से दो नए स्पीशीज का निर्माण हो रहा है और दोनों नए स्पीशीज आपस में जनन नहीं कर पा रहे हैं, तो बोल देते हैं हम यहाँ पे जाति का उद्भव हो गया है, नई जाति आ गई है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? अगर पूछा जाए जाति उद्भव कैसे होता है, सबसे पहले आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन में क्या होता है? डीएनए में परिवर्तन, ठीक है। जाति उद्भव का मुख्य कारण है डीएनए में परिवर्तन। इसका डीएनए ऐसा था, इसका डीएनए ऐसा गोल गोल है, तो डीएनए जब मैच नहीं करेगा तो जनन कहाँ से होगा? बताओ, क्या कभी सुने हो तुम कि मनुष्य की शादी किसी बिल्ली से हो रही है, मनुष्य की शादी किसी घोड़े से हो रही है? ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना। घोड़े की शादी घोड़े से हो रही, मनुष्य की शादी मनुष्य से हो रही, शेर की शादी शेर से हो रही है ना, ऐसे ही सुने हो ना। तो अगर डीएनए में कुछ विचलन हो जाते हैं तो आपस में जनन नहीं होगा, उसी बोलते हैं जाति उद्भव। पहली चीज डीएनए में परिवर्तन हो जाता होगा इन दोनों के। दूसरी चीज गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा, है ना, गुणसूत्रों में परिवर्तन। अगर गुणसूत्रों क्रोमोसोम के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है तो भी हम बोल देते हैं कि भैया अब नई जाति का निर्माण हो गया, है ना। तीसरी चीज क्या करती है कि नर व मादा के बीच जनन ना हो पाना, है ना। इसमें क्या होता है, दोनों जातियों के बीच जनन ना हो पाना, ये कारण होते हैं, है ना, दोनों जातियों के बीच जनन ना हो पाना, इसी से जाति उद्भव होता है, इसी से नई जाति का विकास हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो ये जाति उद्भव हुआ, मिटा दूं इसको मैं, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता यहां पे कुछ है।
तो जाति उद्भव अगर पूछा जाए तो तीन चीजों से जाति का उद्भव होता है। पहला आनुवांशिक विचलन, दूसरा प्राकृतिक वर्ण और तीसरा भौगोलिक परिवर्तन। इन सभी चीजों से क्या होता है, नई जाति का उद्भव हो जाता है, नई जाति का विकास हो जाता है। चलिए अब देखते हैं विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं, आप देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। एक ही जीव से जब ढेर सारे जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे उनके चीजें मिलती जुलती हों, है ना, तो हम उसको बोलते हैं ये वर्गीकरण के अंतर्गत आता है ये, है ना। देखो जब दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, क्या होंगे, जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। जैसे मैं अपनी जैसे वो कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ कि मैं किसके तरह दिखता हूँ, मैं अपने मदर और फादर की तरह दिखता हूँ कि मैं अपने दोस्तों की तरह दिखता हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि भैया आप अपने मदर एंड फादर की तरह दिखते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मैं अपने दोस्तों की तरह दिखता हूँ कि मैं एक गधे की तरह दिखता हूँ, तो आप बोलोगे भैया आप अपने दोस्तों की तरह दिखते हैं, क्योंकि आपके भी दो हाथ हैं, उसके भी दो हाथ है, वो भी अच्छा खासा घूमता रहता है ना। अब मैं बोलूं कि मैं एक बंदर की तरह दिखता हूं या फिर एक मक्खी की तरह दिखता हूं, तो आप बोलोगे भैया आप मक्खी तो बहुत छोटी हो जाएगी, बंदर की तरह दिखते हैं, है ना। अब मैं बोलूं कि मैं मक्खी की तरह हूं, है ना, मतलब मक्खी जैसा हूं, या फिर मैं अमीबा जैसा हूं, पैरामीशियम जैसा हूं, तो बोलोगे भैया देखो अमीबा पैरामीशियम का तो कोई भरोसा नहीं, मक्खी में जान होती है, मक्खी देख सकती है, चल फिर सकती है, आप भी चल वल सकते हो, आप मक्खी जैसे हो। हम समान लक्षण देखते हैं, अभिलक्षण देखते हैं। जैसे पादप जगत है ना, पादप जगत, पादप जगत का जब वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी प्लांट, है ना। दूसरा आता है फिनीरोगैमी प्लांट, फिनीरोगैमी प्लांट। क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, अपुष्पी पादप होते हैं, इनमें पुष्प नहीं लगता है। क्रिप्टोगैमस के तीन भाग होते हैं, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें क्या आता है, देखो देखो फिनीरोगैमस है, इसके अंदर दो आते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, है ना। एक होता है पुष्पी पादप, एक होता है अपुष्पी पादप जिसके अंदर पुष्प वगैरह होते हैं, है ना। जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, अभी समझना ये नेक्स्ट लेवल है, अभी इसको समझना, मोनोकॉट और डाइकॉट, है ना। इससे ये देखते हैं कि पहले पादप थे, है ना, क्या थे, पादप थे, पेड़ लगे थे, फिर उन पादप से क्रिप्टोगैमस प्लांट अपुष्पी पादप का विकास हुआ, फिर उनसे फिनेरोगैमस प्लांट का विकास हुआ, फिर से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बने, है ना। जो थैलोफाइटा उनको तीन भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, एल्गी, फंजाई या फंगस और लाइकेन। एल्गी, फंगस, लाइकेन। एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, फंगस को फंजाई बोलते हैं, लाइकेन होता है। तो हमने देखा कि पहले ये पादप थे, क्रिप्टोगैमस थे, फिर टेरिडोफाइटा, एल्गी का निर्माण हुआ, ऐसे निर्माण, मतलब जातियों का विकास ऐसे ही हो रहा है। इनका वर्गीकरण करते हैं ताकि हम इनको आसानी से पढ़ सकें। वर्गीकरण कैसे करते हैं, इनके लक्षणों को मिलाते हैं, जब लक्षण समान होते तो इनको वर्गीकरण कर देते कि भैया हाँ ठीक है ना। तो लक्षण समान होता है, जीवों के मध्य जो समानताएं होती हैं, क्या होता है, जीवों के मध्य, जैसे देखो एल्गी, फंगस और लाइकेंस, इनके मध्य समानताएं हैं, है ना। क्या है कि जीवों के मध्य, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया
कि मैं बंदर से मिलता हूं कि मक्खी से मिलता हूं, तो आपने मेरी समानताएं देखी, है ना। मजाक की बात अलग है, आप कह दो कि भैया मक्खी जैसे दिखते हो, मजाक की बात अलग है, लेकिन रियल में कैसा दिखता हूं तो आप बताओगे भैया समानताएं आपकी बंदर जैसी मिलेंगी, है ना। वो जो जीवों के अंदर जो समानताएं हैं वो सिर्फ समूह में होती हैं, पूरे मानव समूह में, है ना, वो समूह में होती हैं और इनके इनके अध्ययन के लिए ही वर्गीकरण किया जाता है, एक समूह में, ग्रुप में लिखा जाता है, ताकि उनका अध्ययन के लिए ही वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण कर देंगे, इसका पूरा वर्गीकरण कर दिए, पढ़ना आसान हो गया। अगर वर्गीकरण ना करते तुम कहीं और कुछ पढ़ रहे होते, कभी कुछ और पढ़ रहे होते, तो मैं पूरा देखो, ये पूरा पादप जगत का लिख गया। क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, फंगस, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट का था एक बीजपत्री, है ना, डाइकॉट द्विबीजपत्री। तो ये सारी चीजें होती हैं विकास के लिए। देखो, जीवों के अंदर जितनी अधिक समानताएं होंगी, क्या होगा, जितनी अधिक समानताएं होंगी उनका उद्भव भी उतना ही निकट अतीत के समान पूर्वजों से हुआ होगा। किसी भी जीव के मध्य जितनी अधिक समानताएं, जैसे हमारी अधिक समानताएं किससे मिलती हैं, चिंपैंजी से मिलती हैं, बंदर से मिलती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया बंदरों से ही हमारा विकास हुआ है, बोल देते हैं नहीं, बोल देते हैं कि नहीं, बताइए, क्योंकि उनसे हमारी समानताएं मिल रही हैं, उन्हीं से हम बोल देते हैं, उन्हीं से हमारा विकास हुआ है। अब ऐसे तो हमने बोल दिया कि उनसे हुआ, उनसे हुआ, लेकिन कोई ठोस प्रमाण है, बताओ, कोई सख्त प्रमाण हमें चाहिए कि हमें सख्त प्रमाण दो कि भैया हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमें ठोस प्रमाण चाहिए ना, विज्ञान क्या मांगती, विज्ञान तो प्रमाण ही मांगती है, प्रमाणित करो। इसकी डिफिनीशन आप लिख लेना, लिखना चाहो तो, कि लिख लो नीचे, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। दो स्पीसीज के मध्य उनके लक्षण जितना समान होंगे, जितना समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। ठीक है, इनके लक्षण समान, देखो जो लक्षण या अभिलक्षण जो क्या होते देख लो, अभिलक्षण, अभिलक्षण वो होते हैं जो शारीरिक बनावट, है ना, इसमें होता है बाह्य आकृति, शारीरिक बनावट अथवा व्यवहार का विवरण, किसका, तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाह्य आकृति, अपनी आकृति और बंदर की आकृति मिलाई, देख लिया, वाह भाई वाह, मैं भी बंदर वो भी बंदर, मतलब इन्हीं से ही हमारा विकास हुआ है, बोल दिए। ठीक है, लक्षण देख के बोले, या फिर व्यवहार से, जैसे जैसे तितली के पंख होते हैं, तितली के पंख में कोई हड्डी नहीं होती है, चिड़िया के पंख होते हैं उसमें हड्डी होती है। दोनों पंख किस काम से, उड़ने से, तो हम बोल सकते तितली, चिड़िया, उड़ने वाले जीव ऐसे जो करते हैं, उनका सब जीवों का विकास एक ही जीव से हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभिलक्षण क्या होते हैं, जैसे हमारे पास 4 पैर हैं, ठीक है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये अभिलक्षण है जो सामने दिख रहा है हमको। सभी पौधों में, कोई भी पौधा ले आओगे प्रकाश संश्लेषण होगा, जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होगा वो पौधा नहीं होगा, या फिर वो एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। ठीक है, हम इतना समझ रहे हैं भैया ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल झमाझम। अब बोलते हैं हमको प्रमाण दो, हमको प्रमाण दो कि आखिरकार कैसे हो गया ऐसे जीव, हमारा निर्माण कैसे हुआ है, बताओ, प्रमाणित करो, सिद्ध करो, है ना, कि दो स्पीसीज के, हमने बोल दिया दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक लक्षण समान होंगे, हम बोल देंगे वही, उसी का विकास उसी से हुआ है। कैसे हुआ है ना, हमारे लक्षण बंदर के लक्षण समान तो हैं, लेकिन हम कैसे मान ले कैसे हुआ है, हम तो बोलेंगे हमारा बंदर से कोई वास्ता ही नहीं है। इसके लिए भी प्रमाणित किया गया, इसके लिए भी बताया गया, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसको मिटा दूं, विकासी संबंध खोजना, मिटा दूं, चलो लिखना चाहो तो लिख लो।
काफी अच्छा पॉइंट है विकास के संदर्भ में, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकासी संबंध खोजना। देखो यहाँ पे डिटेल से नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप 12th में पहुंचोगे ना तो वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल डिटेल से, मजा आ जाएगा, कतई जहर। ठीक है, विकासी संबंध कैसे खोजना, कि विकास का संबंध कैसे है, कैसे हम मानते हैं कि हमारा विकास इससे उससे ऐसे करके हुआ है, बताओ। तो विकासी संबंध के लिए हमको यहाँ पर दो चीजें पढ़ती हैं। एक पढ़ना है समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन, एक पढ़ना है समरूप अंग जिसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। पहला क्या है, पहला है समजात अंग जिसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, समजात अंग क्या होते हैं, समजात ऐसे अंग जो दिखने में समान हो, क्या हो, दिखने में, संरचना एवं उत्पत्ति में, ऐसे अंग जो संरचना दिखने में एवं उत्पत्ति में समान हो। देखना, समजात अंग क्या होते, ऐसे अंग जो संरचना में, दिखने में और उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन लिख लो, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न। मक्खी कैसे बोलती है, भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न भिन्न होता है, तो हम बोल देते हैं ये समजात अंग होते हैं। समजात अंग जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोल देते हैं कि जैसे पक्षी, पक्षी के जो पैर होते हैं, पाद होते हैं, उनको इमेज दिखाया जाता है, पक्षी के पाद और मनुष्य का जो हाथ होता है वो दोनों सेम ही दिखता है। ठीक है, पक्षी का जो पाद होता है और जो मनुष्य का जो पाद पैर हाथ होता है वो दोनों सेम दिखता है। संरचना और उसकी उत्पत्ति तो समान है, देख लो बिल्कुल समान दिख रहा है, लेकिन इसके कार्य भिन्न भिन्न है। पक्षी का कार्य अलग है, अलग उसका यूज कर रहा है, और आपका मनुष्य उसको अलग तरीके से यूज किए जा रहे हैं। बताइए करते हो कि नहीं अपना हाथ। दूसरा आता है मेढक का जो हाथ होता है, जो मेढकवा का जो हाथ होता है और छिपकली का जो हाथ होता है, वो दोनों संरचना में समान होते हैं। कभी देखना मेढक का हाथ ऐसे करके, छिपकली का देख लेना, दोनों संरचना में समान होंगे लेकिन दोनों का कार्य भिन्न भिन्न होगा। मेढक कैसे उसमें नहीं चढ़ पाता, दीवार में कैसे चढ़ जाए वही हाथ से नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसका कार्य भिन्न भिन्न है। छिपकली के हाथ वही है, वो चढ़ जाएगी, जबकि मेढक की तरह बनी है, वो मेढक की तरह हथवा उसके बने हैं। ऐसे होता है ये हुआ समजात अंग। अब देखो सेकंड पॉइंट है समरूप अंग, जिसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। पहले वो समजात अंग, ठीक है, पक्षी और मनुष्य के हाथ वगैरह पैर वगैरह देख लेना, ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखना। इसमें लिखना समरूप अंग में, समरूप अंग ऐसे अंग है, ठीक है, ऐसे अंग जो, ठीक है, समरूप अंग कौन से होते हैं, ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में, जो संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनका कार्य समान होता है। क्या होता है, तो उनका कार्य समान होता है। बने अलग अलग होते हैं लेकिन उनका कार्य समान होता है। जैसे पक्षी और चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, देखो चमगादड़ का पंख देखे हो ना, उसके में फर नहीं लगे होते, पंख मतलब जो लगे होते हैं, है ना, पंखी टाइप के जो लगे होते हैं वो नहीं लगे होते चमगादड़ में, वो बिल्कुल उसका कवच होता है। वो कवच ऐसे उड़ाएगा, ऐसे फॉक फॉक उड़ना शुरू कर देगा, बिल्कुल ऐसे घूमेगा उड़ेगा। लेकिन पक्षी क्या करेगा, ऐसे करके शू 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 करेगा, उसके पंख लगे रहते हैं, उड़ता रहता है वो। तो पक्षी और जैसे चमगादड़ के पंख, ये दोनों एक समरूप अंग के उदाहरण हैं है ना। तो देखो समजात अंग से हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, समजात अंग से, होमोलॉगस ऑर्गन से, इससे हमें यह निष्कर्ष निकला कि मूल उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है। इनकी जो उत्पत्ति है, इससे निष्कर्ष क्या निकला
की मूल उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है। इनकी जो उत्पत्ति है, मेढक, मनुष्य, इनकी जो उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है। और जो समरूप अंग है, जो एनालॉगस ऑर्गन है ना, पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के जो अग्रपाद हैं, पंख जिसको बोल दिए, पंख जो होते हैं उनके वो अग्रपाद ही होते हैं, है ना, अग्र वाले पैर। तो समरूप अंग से हमें क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला पता हमें ये चला कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं, ठीक है, क्या है कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं वो अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, जंतुओं के अंग है, इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य कर रहे हैं वो अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं, परंतु विकास के क्रम में एक ही कार्य का संपादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परंतु विकास का जो क्रम है उसमें एक ही कार्य को वो संपादित कर रहे हैं। जैसे उसका काम है उड़ना, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं लेकिन विकास के क्रम में एक ही कार्य को ये संपादित कर रहे हैं। ये देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवाश्म फॉसल, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट पर जाके और भी वीडियोस को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।